हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। जो हमने पार्ट 1 में जो स्टडी किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन करने के बाद हम पार्ट 2 के नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस को ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर बहुत इजी सा है। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज, इसका आंसर यहाँ शुरू होता है बिकॉज के बाद। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड। जो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कंटेन होता है? उनमें ऑर्गेनिक एसिड होता है। उसके बाद ब्रास एंड कॉपर रिएक्ट विद दिस एसिड्स एंड प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस। वो एसिड्स ब्रास एंड कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं स्लोली और उनसे क्या बनता है? पॉइजनस सब्सटेंसेस। और पॉइजनस सब्सटेंस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इसलिए हमने कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस को ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी सा है। विच गैस यूजुअली लिबरेटेड when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you test for presence of this gas? कि एसिड और हाइड्रोजन नहीं, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो उनसे कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन क्या प्रोडक्ट बनता है? तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस बनती है, क्या प्रोडक्ट बनता है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एसिड प्लस मेटल। हम पहले भी प्रीवियस पार्ट 1 में भी इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब एसिड एंड मेटल रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसी को हम एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। एसिड को ऐसे भी एसिड ले लेते हैं, HCl या H2SO4। मेटल सोडियम पोटेशियम कोई सा मेटल ले लेते हैं, उसकी रिएक्ट करवाते हैं तो उससे क्या बनता है? फर्स्ट सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो जाएगा? सोडियम और HCl का NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, एक गैस की फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेंड होती है। तो यहाँ से तो हमने देख लिया कि विद यूजुअली लिबरेट, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। उसके बाद पूछा है इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ ये हमने इलस्ट्रेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आप इस गैस की प्रेजेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो टेस्ट ट्यूब में से जहाँ से गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस, वहाँ पर हमने एक फ्लेम लेके जानी है। फ्लेम से क्या होगा? जब हाइड्रोजन गैस फ्लेम से पास होगी उसके ऊपर से, तो वहाँ पर एक पॉपअप साउंड सुनाई देगा। तो पॉपअप साउंड क्या इंडिकेट करता है? कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उस रिएक्शन के अंदर। तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए। कोई भी ऐसा भी एक मेटल कंपाउंड ए है, हमें नहीं पता वो क्या है। रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस इफरवेंसेस। इफरवेंसेस आपको ध्यान होगा कि इफरवेंसेस हमने पहले भी पढ़ा था। इफरवेंसेस कौन सा गैस निकलती है? इफरवेंसेस का निकलती है CO2। द गैस इवोर्ड एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल, और ये बर्निंग कैंडल के साथ एक्सटिंग्विश करती है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी हमने इसे कंसेप्ट हम प्रीवियस पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो हमें देख लेते हैं मेटल ए। हमें नहीं पता मेटल ए क्या है, तो मेटल ए कंपाउंड की जगह मेटल ए कंपाउंड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना? प्रोड्यूस इफरवेंसेस। इफरवेंसेस किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? CO2 की वजह से। तो अपन ने यहाँ एक प्रोडक्ट तो CO2 पता चल गया। उसके बाद द गेस्ट इवोर्ड एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। जो CO2 होती है वो आपको पता है कि जो कोई भी बर्निंग कैंडल होती है उसको बुझा सकती है, फिर जलने से रोकती है CO2।
और राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वन कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 तो बनी गया, जो अपने यहाँ पर दिया हुआ इफरवेंसेस के थ्रू हमने गेस कर लिया कि CO2 बनेगा। इसके बाद उसने एक और प्रोडक्ट खुद उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड भी लिख लेते हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम यहाँ से पे ये पता करना है मेजरली तो कि हमें मेटल ए कंपाउंड क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत बड़ा हिंट है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट कहाँ से बना होगा, ओबियसली बात है, एक साल्ट कहाँ से बना होगा, एक सॉल्ट बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर आप यहाँ एक ही जगह कैल्शियम कार्बोनेट लिखें तो आप देखेंगे कि CaCO3 एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना है CO2 प्लस CaCl2 और साथ में क्या बनता है H2O। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। आप इस क्वेश्चन को देख के हिंट कैल्शियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट में हिंट दिया हुआ है आप उससे ये गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम का कोई सोल्ट है, उसी की वजह से यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड्स एंड बेस में ऐसा क्या कॉमन होता है कि मतलब सभी एसिड्स में कुछ चीज़ तो कॉमन होगी, फिर सभी बेसिस में कुछ चीज़ कॉमन होती है। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी बहुत सिंपल सी है। हमने यहाँ पर इस बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है डाइल्यूट, किसका डाला है HCl के अलावा आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HNO3 कोई सा भी एक डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ पर रबर कोक लिए, 2 नील्स यहाँ पर पिन किए हैं और उसके बाद यहाँ पर 2 जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए के उनको यहाँ पे कनेक्ट किया है स्विच के थ्रू। ये स्विच लगाया है और यहाँ पर ये बैटरी लगाई है और बैटरी से क्या किया है, यहाँ पर बल्ब लगाया है। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका जो पाथ है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप इजीली यहाँ पे ये पता आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन किसका काम कर रहा है। सॉल्यूशन यहाँ पर काम करेगा मीडियम का। तो अगर ये सॉल्यूशन मीडियम का वर्क करेगा तो अगर मान लो इस सॉल्यूशन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन दे दी तो यहाँ पर जो बल्ब है वो यहाँ पर ब्राइट होगा या फिर यहाँ पे साइन करेगा। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता डाइल्यूट सॉल्यूशन तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ये ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग in the case of acid like HCl, H2SO4, HNO3 but not ETC, but glucose and alcohol solution does not conduct electricity। तो यहाँ पर जब हमने इसी एक्टिविटी को अगेन एल्कोहल और ग्लूकोज के सॉल्यूशन में परफॉर्म किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कंडक्शन नहीं हुआ या फिर यहाँ पे कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई और ना ही यहाँ पे कोई बल्ब ग्लो हुआ। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन देख लिया तो अपन यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, द करंट इज़ कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय द आयंस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने डाइल्यूट्स HCl, H2SO4 और HNO3 लिया था तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ था। तो उससे क्या कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन में करंट का फ्लो हुआ है। और जब हमने एल्कोहल और ग्लूकोज लिया तो उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर आयंस का डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हुआ और ना ही बल्ब ग्लो हुआ। तो मेजरली तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, आयंस की जो फ्री आयंस है उसकी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ है। तो उसके साथ नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि क्या होगा जब हम एसिड और बेस को वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें। ठीक है, substance acts as a acid or base in water but not in dry state or in solvent other than water। कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस वो अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें। वो ड्राई स्टेट में कभी भी अपना जो नेचर है वो शो नहीं करेगा कि वो एसिडिक या बेसिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा उसको
एसिड या बेस को। तो यहाँ पर वही रिएक्शन दी हुई है, HCl को डिजोल्व किया है H2O में, तो उससे क्या बना है H3O प्लस Cl-। और यहाँ पर आप देखें तो H3O प्लस Cl-। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl अलग हुआ है, यहाँ पर दोनों का डिसोसिएशन हुआ है। तो Cl नेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन पॉजिटिव के ऊपर चार्ज आया तो हाइड्रोजन और H2O के साथ मिलकर क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस आयन इन वाटर। तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी एसिड को हम H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे क्या बनता है, H3O प्लस और H प्लस का फॉर्मेशन होता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसिड को जब हम किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है H3O प्लस और OH प्लस आयंस का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ हमने एसिड का तो देख लिया, वाटर के साथ सेम उसी तरह हम बेस का भी देख लेते हैं। NaOH डिज़ोल्व किया H2O में, उससे क्या बना Na प्लस और OH नेगेटिव। सेम KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखा तो उससे भी क्या बना, OH कॉमन दिखा। तो यहाँ पर भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि बेसिस जनरेटेड OH हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसिस विच सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ये आप चीज़ ध्यान रख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप कि जो बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एल्कलीज बोलते हैं। और ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे सही, जो बेसिस क्या जनरेट करते हैं, OH हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं वाटर में, और जो एसिड है उसके जनरेट करते हैं H3O प्लस और OH प्लस जनरेट करते हैं वाटर में। तो आप ये तीन चीज़ें यहाँ से बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज़ मिक्सड विद एसिड और ए बेस। क्या होगा जब हम किसी एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्सड करें या फिर वाटर और बेस को एसिड के साथ मिक्स करें। बच्चों यहाँ पर दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपको लगा होगा कि दोनों सेम चीज़ है पर दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो उसी के साथ मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हुए हैं इजी। पहला मैंने यहाँ बीकर में वाटर लिया हुआ है एक्सेस अमाउंट में, और उसके ऊपर उसके टेस्ट ट्यूब में के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने यहाँ पर एसिड उसके ऊपर पोर किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप कभी भी लैब में जाए तो आपको क्या करना है, कभी भी हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। मतलब एक्सेस अमाउंट में क्या रहेगा, वाटर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे आप, एसिड इसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, कैसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि एसिड का तो कंटेनर है, मतलब एसिड एक्सेस क्वांटिटी में और वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप पोर कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या हार्मफुल हो सकता है, हीट जनरेटेड। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में हीट का जनरेटेड होगा। सेकंड, कोजेस बर्न्स, यहाँ पर फ्लेम्स भी क्रिएट हो सकती है। ग्लास में ब्रेक आल्सो ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग के वजह से यहाँ पर आप जो हीट का है वो बहुत हीट की वजह से जो ग्लास है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है या मिक्स्ड करना है, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर मिक्स नहीं करना है। आप मैंने ये चीज़ यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो कर दिया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा चुका है कि अगर हम वाटर को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या मिक्सड करेंगे तो उससे क्या परेशानी होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स है हीट का एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कॉजेज बर्न्स, ग्लास में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। तो ये आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक है वो डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज ए process mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of ions like H3O plus OH negative per unit वॉल्यूम। जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो एसिड को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ या फिर बेस का वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या मिक्सड करेंगे, तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। अगर हम बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो उससे किसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी, OH नेगेटिव की।
और अगर हम एसिड की मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो उससे किसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी, H3O की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और जब हम किसी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्सड कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। तो ये डाइल्यूशन है जो एक सिंपल प्रोसेस है। सिंपल से क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये क्या हो गया, डाइल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। वाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस और वीक एसिड्स और बेस। सिंपल सा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और जो वीक एसिड या वीक बेस हम किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। कम्प्लीटली आयोनाइज व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं या फिर उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पर आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन का मतलब है जब हम HCl या फिर किसी भी एसिड को H2O में डिजोल्व करें तो अपने H+ और जो अपना जो anion है उसमें पूरी तरह डिजोल्व हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। जब वो कंप्लीट डिजोल्व होगा या आयोनाइज होगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें लार्ज अमाउंट में H+ का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, HCl H2O के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना, H+ एंड Cl नेगेटिव। तो आप दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया तो उससे क्या बना, H+ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ एंड जो कैटायन है Cl नेगेटिव और NO3 का फॉर्मेशन होगा, एनायंस। उसके बाद देख लेते हैं वीक एसिड। जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ा था उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक एसिड। डिसोसिएज इनकम्प्लीटली। यहाँ पर डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन क्या हुआ था, कम्प्लीटली हुआ था स्ट्रॉन्ग एसिड में, लेकिन वीक बेस में क्या हुआ, इनकम्प्लीटली आयोनाइजेशन हुआ। एंड डज नॉट रिलीज ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है तो ये अपने जो हाइड्रोजन है उनको भी सभी को रिलीज़ नहीं करेगा, ये कुछ ही आयंस को रिलीज़ करेगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं वीक एसिड का CH3COOH। एसिडिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना, CH3COO नेगेटिव प्लस H+। यहाँ पर एक सिंपल सा टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एसिड। हम यहाँ पर एसिड्स की बेसिसिटी देखते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। अगर आप HCl की देखिए तो यहाँ पर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, H1, उसकी क्या होगी बेसिसिटी 1। HNO3 में कितने हो सकते हैं, H1, तो यहाँ पर भी 1 बेसिसिटी हो गई। H2SO4 में 2 हो गया, H2CO3 में 2 हो गया, H3PO4 में 3 हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्ट्रक्चर में या केमिकल फॉर्मूले में दिया हुआ है उतने ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, कभी कभी इनसे कम भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। उसके बाद देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइजेज व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH इन द सॉल्यूशन। जो बेस कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल कौन सा है, NaOH प्लस वाटर, उससे क्या बना, Na+ और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर OH नेगेटिव क्या होगा, लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट देखते हैं वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, इनकम्प्लीटली आयोनाइजेज व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उनमें इनकम्प्लीटली आयोनाइज होंगे, तो उससे क्या होगा, जो OH फॉर्मेशन का जब अमाउंट होगा वो भी एक स्मॉल अमाउंट में OH का रिलीज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम स्ट्रो में डिजोल्व करते हैं तो उससे क्या बनता है, CF+ और OH नेगेटिव। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 2 को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको पार्ट 2 एंड इसके प्रीवियस पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ चैप्टर से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।